चलिए तो बात हम शुरू करते हैं। सेंटर ऑफ मास और कोलिजन के लिए बात सबसे पहले यहां पर अपनी को जो करनी है, सेंटर ऑफ मास क्यों जरूरत पड़ी, क्या यहां पर समस्याएं हम फेस करने लगे जैसे जैसे अपन फिजिक्स में आगे बढ़े। तो आपने देखी भी सही, पोटेंशियल एनर्जी में एक दो समस्याएं आई भी सही हमारे पास कि जब मुझे कोई एक बॉडी दे दी जाती है कंप्लीट, रॉड, चेन, और ऐसी और भी हो सकती है, स्क्वायर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट, कोन, डिस्क, स्फेयर, आधा स्फेयर आधा गोला। तो जब इस तरीके की समस्याएं दी जाएगी तो फिर मैकेनिक्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा, मुद्दा समझ रहे हो? कि जब अपने को कुछ ऐसे, अभी तो क्या होता है सवाल में, एक डब्बा है, एक ब्लॉक है, एक वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट है, अपन ऐसे शब्दों से आगे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि ब्लॉक है, डब्बा है, वस्तु है, जो भी अपन उसको क्या मान लेते हैं, एक सिंगल बिंदु द्रव्यमान मान लेते हैं, हो जाता है हमारा काम। पर अब उन सबसे काम नहीं चलेगा आगे। अब जैसे वस्तु स्पेसिफिक होगी, अबे रहने देना यार, अब जैसे वस्तु स्पेसिफिक होगी, उसने कहा आधा गोला, मतलब आधे गोले का भी कुछ ना कुछ वहां पर उपयोग रहेगा। उसने कहा एक चाप, वृत्तीय चाप, ऐसा तो उसका खुद का उपयोग रहेगा। उन्हीं चीजों को हम प्रॉपरली डिस्कस करने के लिए इस चैप्टर का यूज करते हैं, इस चैप्टर को पढ़ते हैं, ताकि इसके आगे आने वाले चैप्टर जैसे रोटेशन और वहां पर उपयोग में ली गई चीजों में हमें हेल्प मिले। तो सीधी सी बात, अपन ने देखा हेडिंग सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास में सबसे पहली चीज हम यहां पर जो जानने जा रहे हैं वो है कि डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, जिसको शायद हिंदी में कहते होंगे विलगित द्रव्यमान निकाय, है ना? विलगित द्रव्यमान निकाय यानी कुछ अलग अलग बिंदु द्रव्यमान ढेर सारे कणों के रूप में वितरित है। डेराइव करके भी मैं फॉर्मूला ला सकता हूं, पर आप भी समझते हैं कि डेरिवेशन का इन सब का अपने लिए कोई यूज नहीं है, हम टू दी पॉइंट आते हैं, फालतू 10-15 मिनट बिगाड़ने से मतलब नहीं निकलेगा। तो हम यहां पर जो निकाय बात, जिस निकाय की बात करें, हेडिंग आप क्या लिखेंगे बेटे, लिखो विलगित कण द्रव्यमानों का निकाय। विलगित कण द्रव्यमान यानी बिंदु द्रव्यमान, विलगित कण द्रव्यमानों का निकाय। और जो यहां पर अपने पास सिस्टम है वो कुछ ऐसा है, तुरंत से अपन वहां पर इसको खत्म कर लेते हैं। देखो ध्यान से कि ये हमारी एक्स वाई अक्ष हमने बना दी, वाई अक्ष, एक्स अक्ष, और यहां पर कुछ द्रव्यमान इस प्रकार से वितरित है, M1, M2, M3 यहां पर कहीं पर, M4 यहां पर कहीं पर, ऐसा। और हम यहां से कहते हैं कि जो M1 द्रव्यमान है, उस M1 द्रव्यमान का इस मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है वो है M2 द्रव्यमान का, M3 द्रव्यमान का, और इस प्रकार से यहां पर M4 है तो R4, और ऐसे यहां पर N द्रव्यमान अपने पास है, Mn, Rn। और इन समस्त निकायों का कहीं पर एक सेंटर ऑफ मास, यानी सारे द्रव्यमानों को जहां पर केंद्रित माना जा सकता है, उस बिंदु को, उस स्थिति को ही उस निकाय की क्या कहा जाएगा, सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र कहा जाएगा। मैं फिर से एक लाइन और बताता हूं बेटा, कि मान लो यहां पर ये ढेर सारे कण हैं, हर कण की कुछ स्थिति है और हर कण किसी न किसी त्वरण से कहीं जा रहा है। M1 द्रव्यमान A1 त्वरण से, M2 द्रव्यमान A2 त्वरण से। तो कुल मिलाकर मुद्दा यह बनता है कि यदि इन सारे द्रव्यमानों को एक वस्तु जैसे आंका जाए
और ये सारे द्रव्यमान एक वस्तु बनकर किसी एक त्वरण से जब जा रहे होंगे, उस सेंटर ऑफ मास के त्वरण से जा रहे होंगे, तो आखिर वो सेंटर ऑफ मास कहां प्लेस्ड माना जाएगा, उस सेंटर ऑफ मास की जगह कौन सी सेलेक्ट की जाएगी, जहां पर कुल बल लगता माना जाएगा, जहां पर कुल बल लगता माना जाएगा, उसी बिंदु को सेंटर ऑफ मास कहते हैं। जैसे हम एक वस्तु रख देते हैं और उस पर गुरुत्वीय बल लगाते हैं, तो यही तो कहते हैं ना कि मैं इस वस्तु पर कहां पर, किस जगह पर गुरुत्वीय बल को लगता मान सकता हूं। तो हम क्या कहते हैं कि यदि गुरुत्वीय क्षेत्र नियत है तो उस वस्तु के एग्जैक्ट केंद्र पर, वहां पर सेंटर ऑफ मास मानना पड़ेगा। अब सममित द्रव्यमानों के लिए तो केंद्र पहचाना जाता है। जैसे एक व्रत हो गया, तो व्रत का केंद्र सब जानते हैं। एक डिस्क हो, एक चौकोर पट्टिका हो गई, आयताकार पट्टिका, उसका भी केंद्र सब जानते हैं। पर जब वो असममित ज्यामिति हो जाएगी, जैसे आधा गोला, तो वो सममित नहीं है। अब उसका द्रव्यमान केंद्र कहां जानना है, ये चीजें हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम बिंदु द्रव्यमानों के लिए बात कर रहे हैं, और यहां से बेटे आर सी एम या सी एम ना लिख के COM लिख लेते हैं, यानी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया बेटे, मैं सारा द्रव्यमान यहां पर कैपिटल M मानकर उसकी जो स्थिति है उसे क्या लिख दूंगा, RCOM। ऐसा। तो यहां से RCOM को क्या लिखा जाता है, ध्यान से सुनना, सिग्मा MIRI अपॉन सिग्मा MI। इसका मतलब होता है कि यदि इस I का मान 1 से लेकर I का मान N तक परिवर्तित होगा, यानी I का मान 1 का क्या मतलब है बेटे, M1 R1, 2 रखूंगा तो M2, 3 रखूंगा तो M3, ऐसे N द्रव्यमान यहां पर ऊपर हो गए, और डिवाइड बाय M1, फिर M2, ऐसे। चूंकि ये यहां पर क्या है बेटे, सदिश, हाँ, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास आर सदिश। और हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास की जो बात हो रही है, इस सेंटर ऑफ मास में इसका कोई एक्स निर्देशांक भी होगा, वाई भी होगा और जेड भी होगा। तो मान लो मुझे सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास का एक्स निर्देशांक पता करना है, तो क्या किया जाएगा बेटे, सिंपल सी बात, यहां पर सिर्फ M1 x1 की बात होगी, M2 x2 की बात होगी, M3 x3 की बात होगी, और जितने भी कण हैं उन समस्त कणों की बात करके नीचे M1 प्लस M2 प्लस M3 ऐसा बना देंगे। बिल्कुल सेम चीज आप यहां पर YCM के लिए भी कर सकते हैं। मैं समझता हूं इसमें बहुत ज्यादा अधिक जानकारी की आवश्यकता से बेटर हम प्रैक्टिस पर बात करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। सिंपल सा काम मैं फिर से आपको समझा दूं, कुल मिलाकर समस्त द्रव्यमान जो कणों के रूप में वितरित है, उन निकाय का, वो 4 द्रव्यमान, 3 द्रव्यमान, 5 द्रव्यमान, ज्यादातर 5 5 के तो नहीं जाते सवाल में, 2 द्रव्यमानों का द्रव्यमान केंद्र, या 3 का या 4 का, ऐसे सवाल आपको 90% वैसे ही मिलेंगे। और उसके लिए सिंपल सी बात है, यदि आप सदिश रूप में ज्ञात करना चाहते हैं, तो यहां से M1R1 वेक्टर, यानी पहले वाले द्रव्यमान का स्थिति सदिश, दूसरे वाले का स्थिति सदिश, अगर स्थिति सदिशों के रूप में सवाल दिया है, अगर वहां पर होता है ना निर्देशांकों के रूप में दिया है, एक्स निर्देशांक, वाई निर्देशांक, जेड निर्देशांक, तो आप अलग अलग निर्देशांक भी वहां पर ज्ञात कर सकते हैं। तो ये निर्देशांकों के रूप में यहां क्या हो जाएगा बेटा, ये y1 क्या है बता सकते हैं, प्रथम कण का y निर्देशांक, वैसा बिल्कुल। चलिए इनको लिख लो फटाफट से।
वापस बोलो, दोबारा बोलना भाई। हाँ हाँ। अब तो क्या जोड़ के 14/5 क्या बोल रहा था? गलती होगी ना। मतलब मैंने सवाल में ज्यादा नहीं लिखा, बस सिंपल ये बताना चाह रहा हूँ, 2 किलो का पोजीशन मैंने ब्रैकेट में लिख दिया और 3 किलो वाले का भी पोजीशन मैंने पीछे बता दिया। अब दोनों द्रव्यमान दोनों स्थितियां जानते हो तो उस दोनों द्रव्यमानों का सेंटर ऑफ मास, ये यहां तक का हटा दो बेटे। पहले वाले का आंसर बोलो बेटा। 13 I कैप प्लस J कैप/5 लिखने की जरूरत है मुझे, ठीक है ना। दूसरा आंसर आंसर लिख देता हूँ। 13 I कैप प्लस J कैप/5। दूसरे में बोल दो आंसर, -2 I कैप -J कैप प्लस K कैप/, नहीं डिवाइड में कुछ भी नहीं है। अरे है कि नहीं है? क्या क्या दुख आ गया? अरे डिवाइड कुछ लिखना है या नहीं, कटपिटा के यही आया है, यही आया है। हाँ, चेक कर लेते हैं। हमें यहाँ पर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन लिखनी होती है। हम लिखते हैं M1 R1। R1 मतलब I कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप। R2 की जगह -3 I कैप -2J कैप प्लस K कैप और डिवाइड बाय कुल द्रव्यमान कितने, 4। अब ऊपर सारे I कैप समेट लो, तो 1 I कैप और माइनस का 9 I कैप, तो माइनस का 8 I कैप। जे कैप में 2 J कैप और माइनस का 6, तो माइनस का 4 J कैप। और के कैप और ये प्लस का 3 K कैप, यानी 4 K कैप डिवाइड बाय 4। तो ऐसा करने से हम जब इसे डिवाइड करेंगे तो -2 I कैप -J कैप प्लस K कैप, ये आ गया अपना सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। ठीक है मुद्दा।
आगे बढ़ते हैं। आपने फिर कुछ जब भी पढ़ा होगा, जब भी सुना होगा, या नहीं भी सुना है तो ध्यान दो यहाँ पर कि हम अब दो द्रव्यमानों के निकाय की बात करेंगे और इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं। और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या है कि जब किन्हीं दो रैंडम द्रव्यमानों के सेंटर ऑफ मास की बात की जाएगी तो उन दो द्रव्यमानों का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, किससे कितना दूर होगा, क्या संबंध होता है, उन सब बातों की शुरुआत हम यहां पर करते हैं। तो गौर से सुनिएगा, समझिएगा कि हम मान लें M1 M2 इस प्रकार से दिए हैं कि उनके बीच की दूरी r है और हम इनके सेंटर ऑफ मास को प्लेस कराना चाहते हैं। पहली बात तो यहां पर आप गौर से ये समझ लें कि दोनों द्रव्यमानों का जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो किस किस चीज पर निर्भर करेगा। तो पहली चीज है वो निर्भर करेगा द्रव्यमान M1 पर और द्रव्यमान, और तीसरी चीज M1 M2 के साथ साथ इन दोनों के मध्य की सापेक्षिक दूरी, इन दोनों के मध्य की सापेक्षिक दूरी कि ये आपस में कहां पर कितनी दूरी पर और कैसे व्यवस्थित हैं, उस व्यवस्था के हिसाब से हमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन नजर आएगी। अब चूंकि इसका मुझे सेंटर ऑफ मास सॉल्व करके आपको बताना है तो मैं क्या करता हूं बेटा, यहां पर अबे यार बहुत भारी काम है, मैं क्या करता हूं यहां पर, मैं इस जगह पर मान लेता हूं ऐसे y अक्ष और यहां पर मान लेता हूं ऐसे x अक्ष, और इस y अक्ष और x अक्ष का जो कटान बिंदु है यहां क्या हो गया, मूल बिंदु, और इस वाले बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, r कॉमा 0। और हम यहां पर अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं सेंटर ऑफ मास का x निर्देशांक निकालता हूं। तो x निर्देशांक निकालने के लिए इस द्रव्यमान का x निर्देशांक कितना है, तो क्या हो जाएगा m1 गुणा 0। दूसरे द्रव्यमान का x निर्देशांक कितना है, r m2 गुणा और डिवाइड बाय m1 प्लस m2। और मैंने मान लिया कि इस सेंटर ऑफ मास की कोई पोजीशन यहां पर कहीं यहां पर आ रही है, ये आ गया कहीं पर सेंटर ऑफ मास। और इस सेंटर ऑफ मास की प्रथम द्रव्यमान से दूरी को मैं क्या लिखना चाहता हूं, r1। तो ये चीज मैं इसको किससे व्यक्त करना चाहता हूं, r1, यानी r1 बराबर m2r बटे m1 प्लस m2। अब मैंने कहा कि यदि अब मुझे इस सेंटर ऑफ मास की ही दूसरे द्रव्यमान से दूरी निकालनी है, मतलब R2 निकालना है, तो मैं क्या जानता हूं, मैं यहां से जानता हूं कि R1 प्लस R2 बराबर एलसीएम क्या ले लूंगा बेटा, M1 प्लस M2, और एलसीएम लेंगे तो ये क्या गुणा हो के हो जाएगा, M1R माइनस सॉरी प्लस M2R और माइनस M2R, ये कट जाएगा तो यहां से R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, M1R बटे M1 प्लस M2। और यहां से अब मैं समीकरण 1/2 करना चाहता हूं। तो समीकरण 1/2 करूंगा तो R1 बटे, यहां इसका भी हर और इसका भी हर सेम है, कैंसिल, तो इसका अंश यहां पर क्या बचेगा, M2R बटे और R, तो यहां से हमारा रिजल्ट बचेगा R1 बटे R2 बराबर M2 बटे M1। कि सीधी सीधी सी बात है कि जब दो द्रव्यमानों के उस सेंटर ऑफ मास की बात होगी
तो पहली बात तो वो सेंटर ऑफ मास उन दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा पर ही मौजूद होगा कि नहीं। हमने यहां पर देखा कि अगर मैं इसका y निर्देशांक निकालूं तो इसका m1 का भी y निर्देशांक, m2 का भी y निर्देशांक, तो सेंटर ऑफ मास का y निर्देशांक भी 0 ही आएगा। यानी जो भी सेंटर ऑफ मास प्राप्त होगा वो इन दोनों को मिलाने वाली इसी रेखा पर कहीं ना कहीं प्राप्त होगा, उनके बीच में ही कहीं ना कहीं प्राप्त होगा। पहले द्रव्यमान से r1 दूरी और दूसरे द्रव्यमान से r2 दूरी, और वहां से हम सीखते हैं। मैं पहले वापस से एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को रिपीट करता हूं, सुनना, कि किस बात पर निर्भर करता है, उन दोनों द्रव्यमानों पर और उन दोनों के मध्य की सापेक्षिक दूरी पर, और कोई तीसरी चीज नहीं है। ठीक है। अब वहां से हमने क्या सोचा, क्या समझा कि दो द्रव्यमान है तो निश्चित रूप से उनको मिलाने वाली रेखा पर ही कहीं ना कहीं मौजूद होगा, और द्रव्यमान की सेंटर ऑफ मास की उस मास से दूरी उस द्रव्यमान से क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब कि इन दो द्रव्यमानों में से जो द्रव्यमान ज्यादा भारी होगा उससे सेंटर ऑफ मास की दूरी, अरे m1 बड़ा तो r1 छोटा, यही तो कहना चाह रहे हैं ना व्युत्क्रमानुपाती से, कि m1 बड़ा तो r1 छोटा। तो यहां से अगर ये m1 बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो सेंटर ऑफ मास उसके करीब शिफ्ट हो जाएगा, और अगर m1 और m2 दोनों बराबर होंगे तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीचों बीच ही आएगा। हाँ के ना, बिल्कुल प्रतिच्छेदी लाइन जो अपन यहां पर खींचेंगे या बिल्कुल केंद्र बिंदु बना देंगे दोनों की दूरियों के हिसाब से r/2, उस r/2 पर ही अपने को उधर से इधर से सेंटर ऑफ मास मिलेगा। क्लियर रहेगा मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज थोड़ी सी फील के साथ समझे कि जब कभी भी आपको सम्मित मिले कि यार इधर जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान की दूरी और यहां से मास और ये दूरी मास मतलब सेम ही होना चाहिए, यानी दो समान द्रव्यमान है तो वितरण ऐसा होगा कि इधर की दूरी बराबर आनी ही चाहिए, कुछ भी कर लो अगर वो बिंदु द्रव्यमान है तो। ठीक है मुद्दा, इसे नोट करो। मतलब मुझे ये बताओ कि अगर पृथ्वी और चंद्रमा है और इनका अगर मैं दोनों का द्रव्यमान केंद्र निकालूं तो किसके करीब होगा, पृथ्वी के पास। सूर्य और पृथ्वी में से अगर द्रव्यमान केंद्र निकाले दोनों का, सूर्य के पास।
लिखा बेटे उधर का, उधर उधर वाला लिखिए। हाँ बेटा, बिल्कुल सही। तो बताइए बेटा, इस सवाल में क्या आंसर हो जाना चाहिए? बेटा मतलब ऐसे सवालों में अगर मैं अपनी सलाह दूं ना, तो ऐसा होता है कि जैसे द्रव्यमानों का अनुपात, द्रव्यमान केंद्र की बाहरी द्रव्यमान से दूरी, तो जिसके बारे में ज्यादातर बातें कही होती है ना, उसको प्रथम द्रव्यमान मानते हैं। और जो बाद में जिसकी इंफॉर्मेशन ढूंढी जाती है उसको द्वितीय द्रव्यमान मानते हैं। यानी यहां पर अगर तुझे M1 मानना हो ना, तो भारी वाले को मानेगा बाय डिफॉल्ट, है ना। इसमें फिर बहस का मुद्दा बिल्कुल नहीं होता, एनटीए को कुछ नहीं चाहिए। वो बाय डिफॉल्ट इस भारी को ही M1 मानकर दूसरे बचे द्रव्यमान को M2 मानेगा। चलिए, तो यहां पर अपन क्या जानना चाहते हैं बेटे? M1 M2 है, डी है द्रव्यमान केंद्र की भारी द्रव्यमान से दूरी। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं बेटे? डी कुल दूरी है भारी द्रव्यमान, और इस बराबर R2 बटे, और R2 कितना निकाला है हमने? 6D बटे डी बाय 7 से D/7 कटेगा 6:1। हाँ, यही तो आएगा। तो नहीं नहीं, मैंने आंसर की तो कोई बात ही नहीं करी। मैंने सिर्फ ये, किसने बोला था? और मैंने क्या कहा था?
अब हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर अपना काम क्या रहेगा, कुल मिलाकर इस तरीके से अपन M1 जिसको भारी माने, M1/M2 6/1। यहां पर अपना काम क्या हो जाएगा कि मुझे कुल दूरी इन दोनों के बीच 10 मीटर, और अपने को बताना है कि 40 kg से सेंटर ऑफ मास की दूरी। तो 40 kg मेरा पहला द्रव्यमान M1 हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास जहां पर भी कहीं पर होगा, मुझे ज्ञात क्या करना है बेटा, R1। R1, तो सिंपल सी बात है, R1 का फॉर्मूला लगा डालो। क्या है R1 का फॉर्मूला? R1 R2 के फॉर्मूले पता है ना, कि जैसे अब R1 के लिए हमने क्या सीखा था कि पहला तो R1 अगर यहां पर है तो द्रव्यमान कौन सा आएगा, M2, है ना। और यहां पर R/M1 + M2। साथ के साथ में अगर यहां से R2 लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, R2 में M1, है ना। उल्टा पुल्टा आएगा ऐसा, बाकी सब सेम है, R/M1 + M2। तो फिलहाल मुझे R1 निकालना है, तो द्रव्यमान कौन सा लिखा जाएगा, दूसरा 20, और टोटल दूरी 10, और कुल द्रव्यमान 60, और ये 10/3 आ जाएगा। कोई उलझ रहा है क्या भाई इनमें? इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के आराम से इसे। क्या हो जाएगा यहाँ पर, कैसे पता कर सकते हैं? R1 का सीधा फॉर्मूला लगा दूं, वहां से भी R आ जाएगा। और एक दूसरा M1R1 बराबर M2R2। देखना कैसे, मैं पहले M1R1 M2R2 से करता हूं। तो M1 5, R1 2, M2 10, R2 पता करेंगे। R2 बराबर, अरे 10 और 10 कट के, और R2 अगर एक आ गया तो R1 R2 ही उनके मध्य की कुल दूरी है, तो 3 आ जाएगा। तो यहां से R1 + R2 बराबर 3 मीटर। दूसरा तरीका हम यहां से क्या आजमा सकते हैं कि R1 का फॉर्मूला बराबर M2R/M1 + M2, और R1 कितना दिया हुआ है, 2 मीटर। तो 2 बराबर M2 यानी 10, R और M1 + M2 मतलब 15। तो ये इधर जाएगा 30, और 30/10, R बराबर 3 मीटर। अबे सम्मित नहीं, बिंदु द्रव्यमान वितरण के लिए अभी बिंदु द्रव्यमान वितरण चल रहा है, हेडिंग लिखी है ना अपन ने। यदि किसी भी निकाय जिसमें बिंदु द्रव्यमान जो अपनी मेन हेडिंग है उसमें दोनों बिंदु द्रव्यमान क्या हो, अरे बोल मुर्गे, दोनों बिंदु द्रव्यमान क्या हो, बराबर हो, तो सेंटर ऑफ मास उन M1 M2 दोनों बिंदु द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर होगा। हर जगह नहीं है ये, और हर जगह कब होगा उसके लिए हम आगे अलग चीज पढ़ेंगे, है ना। यानी कोई सतत द्रव्यमान वितरण भी है, और वहां पर इस नियम को कैसे लगेगा उसके लिए अपन आगे चीज जानेंगे।
इसके सेंटर ऑफ मास के निर्देशांक ज्ञात करो। बताइए उधर वाले में। एक मिनट, हाँ अब बोलो। 6 5a/i कैप प्लस 3a/7 जी कैप। आ रहा है? देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। एक्स सी ओ एम निकाल रहा हूं पहले। तो एक्स सी ओ एम यानी पहला द्रव्यमान मैं मान लेता हूं ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो पहले द्रव्यमान के लिए m1 x1 कितना 0। दूसरे द्रव्यमान के लिए m2 कितना है m ही है, और x2 ये भी 0। तीसरे द्रव्यमान के लिए 2m × a, और चौथे द्रव्यमान के लिए 3m × a। तो कुल मिलाकर ये कितना हो गया, द्रव्यमान कितना हो गया 3 4 5 6 7 7। तो ऊपर तो हो जाएगा ये 3 और 5m a/7m। तो ये हो गया 5a/7। और इसी तरीके से y
COM अगर मुझे निकालना है तो इसका y निर्देशांक 0, उसका y निर्देशांक a, m इंटू a, इसका y निर्देशांक a, तो 2m इंटू a, इसका y निर्देशांक 0, तो 3m गुणा 0, डिवाइड में टोटल मास 7m है इसी। तो यहां से दो चीजें 0 हुई और ma और ma ये आ गया 3ma बटे 7m। तो हमारे जो सेंटर ऑफ मास के निर्देशांक हो जाएंगे वो हो जाएंगे 5a/7, 3a/7। हाँ जी बेटा, इसमें किसी को ऐसा लगता है कि ऊपर वाले उस शीर्ष के निर्देशांक तो हमें पता ही नहीं है? पता है कैसे? ए कॉमा, मैंने जानबूझ के नहीं लिखे क्योंकि ये मैं पहले बता दिया था, और मैं यहां पर पहले ही बता चुका हूं कि इस भुजा की लंबाई कितनी नजर आ रही है, ए। किससे पता लगा? इस निर्देशांक से। और इसको मैंने कितना लिखा है, तो त्रिभुज कौन सा हो गया? और समबाहु त्रिभुज हो गया, तो उसका ये वाला निर्देशांक क्या होगा? इसके लिए आप क्या करेंगे बेटे, ध्यान से देखना। यहां से ये x घटक लेंगे,
और ये वाला x घटक क्या हो जाएगा इसका, कितना हो जाएगा इसका x निर्देशांक, और ये वाला y घटक क्या हो जाएगा इसका y निर्देशांक। हाँ कि ना। अब ये कितना है a, ये कोण कितना है 60 डिग्री। तो a का 60 का क्षैतिज घटक a cos 60 यानी a/2। a आया ना। ये कोण कैसे पता 60, समबाहु त्रिभुज के गुणधर्मों से। और इस ए का क्षैतिज वाला घटक यानी इसका कौन सा निर्देशांक एक्स निर्देशांक, तो ए cos 60 इसका एक्स निर्देशांक हो जाएगा, और ए sin 60 इसकी ऊंचाई यानी वाई निर्देशांक हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। और ए sin 60 मतलब √3a/2, ये उसके निर्देशांक है। ए कोमा ए ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा। ए कोमा ए तो यहाँ होता है, यहाँ, यहाँ से भी ऊपर यहाँ। तो सॉल्व करें इसे, सॉल्व करें, लगाए दिमाग। इसका एक्स निर्देशांक इस सेंटर ऑफ मास का क्या लिखना होगा, क्या आना होगा। कितना बेटा, a/2 एक्स निर्देशांक। अंक a/2 डिवाइड बाय कुल द्रव्यमान 3m। सबको जोड़ेंगे यहां पर तो हो जाएगा a/2 और ma/2 यानी 3ma/2। तो ऊपर हो गया 3ma/2 और नीचे हो गया 3m। तो कट पिट के आ जाएगा a/2। y निर्देशांक के लिए सेम कैलकुलेशन यहां पर कर लेते हैं। y सेंटर ऑफ मास, पहले द्रव्यमान का y निर्देशांक फिर से 0, दूसरे द्रव्यमान का भी y निर्देशांक फिर से 0 ही है, और तीसरा द्रव्यमान जो m वहां पर रखा है उसका y निर्देशांक कितना निकाला गया बेटे, √3a/3m से, कुल द्रव्यमानों से। और अब आप इसे अगर देखें तो m से m काट दिया जाए और ये आ जाएगा √3a/2 है ना। ये 2 और ये 3, m से m काट दिया। इस √3 से इस नीचे वाले को थोड़ा सा काट देते हैं तो ये हो जाएगा a/2। आपको शायद ध्यान होगा बेसिक मैथ्स में मैंने बताया भी था, समबाहु त्रिभुज बना के उसकी ऊंचाई, ऊंचाई निकलवाना मैंने बताया था कि समबाहु त्रिभुज की आधार अगर उसका a है तो उसकी ऊंचाई √3a/2 पाई जाएगी। करें सॉल्व, बैठे ना रहे, तुरंत आगे बढ़ाएं।
कितना तो बेटे सिंपल सी बात है, यहां पर भी मैं आंसर लिख दूं, हो जाएगा ना यार, है ना। सब बहुत भी हुआ है इसकी जस्ट पहले वो एक आयत वाला वर्ग वाला आंसर मैं लिख देता हूँ 1/2 1/4, इसमें बता दे कितना। 10 वाले से 2 मीटर दाएं की बाएं, बाएं लेफ्ट, लेफ्ट, ये आ रहा है। चेक करो एक बार, वापस से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा है तो गलत आ रहा है तो बैठ के देख लो एक बार, दोबारा से सॉल्व कर लो। शुरू कैसे करोगे, इसमें निर्देशांक तो खुद को मान लेने चाहिए मेरे हिसाब से। क्या एक्स के लिए ज्ञात करें, या यूं कर लेते हैं ना एक काम, अपन ज्यादा बढ़िया मेरे को ऐसा लगता है कि एक तो पहले लाइन खींच देता हूं मैं। भाई एक काम अपन यूं कर लेते हैं, ए को कहा मान ले, 0 0 पर, तो अपने आप बी कहाँ हो जाएगा 6,0 पर, और ये सी कहाँ हो जाएगा 10,0 पर, 4 पर नहीं 10, है ना, जुड़ के। तो अब यहां से x वाला सेंटर ऑफ मास यानी एक्स सी ओ एम जब ज्ञात करेंगे तो क्या लिखेंगे, 8 किलो इंटू 0, और फिर 10 किलो इंटू 6, और 2 किलो इंटू 10, डिवाइड बाय कुल द्रव्यमान कितने हो गए 20। तो कितना आ जाएगा ये 60 और 20, 80/20, 4 आ जाएगा, ये पूरा मान 4 मीटर आ गया। ये कहां से आ रहा है 4 मीटर, यहां से इस जगह से 4 मीटर पे, ये यहां पर कहीं पर अपना सेंटर ऑफ मास आ गया, कहां 4,0 पर। अब हमें कहां से दूरी बतानी है, तो 10 kg यहां से ये दूरी, तो चले। दो तरीके की प्रोफाइल कवर की अपन ने, एक तो जिसमें चित्र नहीं दिया होता, सिर्फ द्रव्यमान और निर्देशांक, जैसे आई कैप जी कैप कुछ करके, वहां तो सिंपल फॉर्मूला अपन लगा दिया M1 R1 + M2 R2, और जिसमें चित्र देकर कुछ द्रव्यमानों का वितरण अपने को बता दिया। इन द्रव्यमान वितरणों में भी अपने को दिक्कत कहां पर हो सकती है, सिर्फ त्रिभुज का शीर्ष ज्ञात करने में, इसीलिए त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक याद रख लो, है ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल फॉर्मूला। आगे मैं बात बढ़ाता हूं, हेडिंग लिखते हैं सतत द्रव्यमान वितरण, सतत द्रव्यमान वितरण, सतत द्रव्यमान वितरण, या सतत नहीं लिखेंगे, सतत तो कंटिन्यूस हो जाएगा यार, चलो ठीक है, सतत द्रव्यमान वितरण चलने दो। इसमें आप नीचे अगली लाइन में लिखेंगे, ये तो सतत द्रव्यमान वितरण तो हेडिंग हो गई अपनी, इसके लिए एक लाइन अपन लिखेंगे,
तीन प्रकार के द्रव्यमान वितरण पहला रेखीय द्रव्यमान वितरण, रेखीय द्रव्यमान वितरण में लैम्डा जो हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, रेखीय द्रव्यमान घनत्व होता है। दूसरा हम यहां पर बात करेंगे पृष्ठीय पृष्ठीय द्रव्यमान वितरण। और इसमें अपन सिग्मा इस्तेमाल करते हैं बेटा, सिग्मा द्रव्यमान घनत्व। और तीसरा आयतनिक द्रव्यमान वितरण, जिसे हम रॉ से इस्तेमाल करते हैं। जैसे पानी वगैरह के लिए अपन लेते हैं ना, क्योंकि पानी क्या एक आयतनिक ज्यामिति है, तो उसमें रॉ का इस्तेमाल अपन करते हैं और ये हो जाता है आयतनिक द्रव्यमान घनत्व। कुल मिलाकर बात क्या बनेगी, गौर से सुनिएगा समझिएगा। रेखीय द्रव्यमान वितरण का मतलब होगा कुछ इस प्रकार से छड़ प्रकार की ज्यामितियां हैं, छड़ प्रकार की ज्यामितियां जिसमें हम इस मोटाई को नहीं मानते हुए सिर्फ द्रव्यमान वितरण को कैसे देखेंगे, एक रेखा पर व्यवस्थित देखेंगे। और एक रेखा पर अगर बहुत सारे बिंदु द्रव्यमान हमने जोड़ दिए हैं तो उस प्रकार से निर्मित ज्यामिति को हम एक रेखीय द्रव्यमान घनत्व या रेखीय द्रव्यमान वितरण वाली ज्यामिति मानते हैं। जबकि जब हम यहाँ पर पृष्ठीय द्रव्यमान की बात करते हैं तो कोई भी द्रव्यमान वितरण किस प्रकार से होगा, एक पृष्ठ पर एक सतह पर वितरित होगा इस प्रकार से। और जब हम यहाँ आयतनिक द्रव्यमान वितरण की बात करेंगे तो कुछ इस प्रकार की ज्यामिति होगी जो क्या होगी, कुछ आयतन जिसका होगा, आया ना। तो तीन प्रकार के वितरण होंगे। तो आप मुझे बताइए कि अगर एक छड़ है तो वो कैसी हो जाएंगी, रेखीय द्रव्यमान घनत्व। एक वलय है वो कैसी हो जाएगी, वलय कैसी हो जाएगी बेटे। अबे वलय, वलय में कहा पृष्ठ आ गया, आयतनिक है ना, रेखीय होगा बेटा। वलय, वलय मतलब रिंग, और जो भी रिंग है रिंग में कहां पर द्रव्यमान वितरण है, सिर्फ उसकी परिधि पर, हाँ के ना। तो वलय भी क्या हो जाएगा, रेखीय द्रव्यमान वितरण। तो वलय हो गया, छड़ हो गया, ये क्या हो गए, रेखीय द्रव्यमान वितरण। इसके अलावा, इसके अलावा वृत्ताकार चकती, पृष्ठीय चकती बोल दिया ना, मतलब एक पतली परत परत। खोखला गोला, खोखला यानी अंदर आयतन में कुछ भी जो है वो कहां है, पृष्ठ पर, तो वो क्या हो जाएगा, पृष्ठीय द्रव्यमान घनत्व। ठोस, ठोस शंकु, खोखला शंकु, समझ रहे बात को। एक मोटाई वाली डिस्क, चकती, मोटी चकती, चकती पर किसी मोटाई के साथ, आयतनिक। ठोस बेलन, खोखला बेलन, पृष्ठीय। समझ गए ना, इस प्रकार के द्रव्यमान वितरण यहां पर चलते हैं। और ध्यान से सुनिएगा बेटा, जब आप यहां पर इस लैम्डा का इस्तेमाल करते हैं
तो ये लैम्डा किसको बताता है? रेखीय द्रव्यमान घनत्व, यानी द्रव्यमान वितरण प्रति एकांक लंबाई। द्रव्यमान वितरण प्रति एकांक लंबाई। तो हम यहां से कह देते हैं कि मान लो किसी इस छोटे अंश का द्रव्यमान डीएम और इसकी लंबाई अगर डीएल है तो डीएम बाय डीएल लिख सकते हैं ऐसा। और यहां से हम क्या लिख सकते हैं, गौर से देख लेना बेटा, ये इंपॉर्टेंट लिखने जा रहा हूं कि डीएम बराबर लैम्डा। और यदि द्रव्यमान वितरण क्या है बेटे? समरूप। समरूप का मतलब है कि जैसे कि छड़ बनी हुई है तो छड़ बराबर मोटाई से यूं बनी हुई है कि घनत्व कहीं कम या ज्यादा नहीं है, बिल्कुल समरूपता से घनत्व वितरित है। तो उसका लैम्डा कैसे निकल कर आता है? उसका लैम्डा निकल कर आता है कुल द्रव्यमान बटे कुल लंबाई। तो हम उस लैम्डा को क्या लिख सकते हैं? कुल द्रव्यमान एम और कुल लंबाई एल। तो फिर उस स्थिति में यहां पर डीएम कैसे लिखा जाएगा? एम बाय एल इंटू डीएल। क्या बोलते हो भाई लोग? सोच लो, क्योंकि मुझे बाकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, पर हाँ रेखीय द्रव्यमानों के लिए आपको जरूरत पड़ेगी। आपका काम यहां पर इंपॉर्टेंट डीएम लिखना होना चाहिए। घड़ी मत देख बेटा, क्लास तो वही है, समय कम है बस। देखो ध्यान से देखो, यहां पर अगर पृष्ठीय द्रव्यमान वितरण होगा तो अब सेम टू सेम चीजें हो जाएंगी। यहां पर हम क्या मानते हैं? एक अल्प क्षेत्रफल ऐसा मान लेते हैं, जिसे मैं क्या लिख दूंगा? डीए, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? सिग्मा बराबर डी एम बाय डी ए। और यहां से डीएम का मान अब क्या लिखा जाएगा? सिग्मा डी ए। और यहां पर वही वापस से बात कि यदि द्रव्यमान वितरण क्या है? समरूप अगर है तो हम उस स्थिति में क्या कह देंगे कि जो कुल यहां पर सिग्मा निकालने का तरीका हो जाएगा वो सिग्मा बराबर एम। यहां से चाहे तो डीएम छोटा मास डीएम, जिसका छोटा आयतन कितना? डी। तो रॉ क्या हो जाएगा बेटे? डीएम बाय डी। और यहां से डीएम बराबर रॉ डी। अगर यहां पर ये द्रव्यमान वितरण क्या रहा? समरूप रहा, तो हम क्या लिख देंगे? रॉ बराबर एम बाय कुल द्रव्यमान बटे कुल आयतन। और यहां से डीएम बराबर एम बाई वी। सुनते जाइएगा। हम यहां पर ये कहना चाहते हैं कि यदि अब मुझे इन परिस्थितियों में किस के लिए द्रव्यमान केंद्र निकालना है, सतत जीव का R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 डिवाइड बाय। अब अगर सतत यहां पर है, यानी यहां मुझे बताइए यहां पर कितने कणों से मिलकर ये बना है? एन कणों से, है ना। और वो एन कितना है? अनंत।
कण मतलब कण, पर कोई ज्यामिति मतलब अनंत कणों से मिलकर। यानी मुझे वो M1R1 M2R2 कितनी बार करना है? अनंत बार। अपना आलसी है। और वही काम इसीलिए हम किसको सौंपते हैं? समाकलन को। तो समाकलन हमारे लिए यहां पर क्या करके देगा? M1R1। और M1 कौन? छोटा सा अंश। ऐसे कितने अंश है? बहुत। तो छोटा सा अंश dm, और उस छोटे से अंश की स्थिति सदिश r अपॉन dm, इंटीग्रेशन डी। जो हम पहले सिग्मा लिख के किए थे ना बेटा, सिग्मा भी क्या बताता है कि हमें जोड़ना है, इंटीग्रेशन भी क्या बताता है? जोड़ना है। किसको जोड़ना है? एम और आर को। वही काम यहां पर कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा डीएम लिखना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप डीएम लिखना सीख गए तो किसी भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर यहां पर YCOM हो जाएगा तो बेटा वो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन इनटू, यहां पर x लिख देते हैं ना, यहां x, यहां y। ठीक है, थैंक यू। कल शायद टाइमिंग आपके टेस्ट की क्या है? तो उसके बाद तो दिन में तो फ्री रहोगे ही रहोगे। चलो ठीक है, होमवर्क पे वनडे को तो देख लेना एक बार, मॉड्यूल देख लेना इससे, इस कॉन्सेप्ट से जो भी रिलेटेड अपने सेंटर ऑफ मास एक्सरसाइज 1 के 4 5 6 सवाल जो भी समझ में आए वो कर लेना खुद से, है ना? ओके, थैंक यू।